नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया के इस प्राइम टाइम शो में। और आज बात उस खबर की करेंगे जिससे आपकी जिंदगी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। हम आपके हितों से जुड़ी खबर दिखाएंगे। हम आपको वो खबर दिखाते हैं जिसमें आपके मूल्यों से खेलने वालों की हम खबर भी लेते हैं। इसीलिए खबरों की खबर की पहली खबर के रूप में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स अनसोशली नहीं, एंटी सोशल काम कर रहे हैं। बात एक रणवीर इलाहाबादिया की नहीं है जिन्होंने अपने माता पिता के निजी संबंधों का अश्लील मजाक उड़ाया, बल्कि बात सोशल मीडिया के तमाम रणवीरों की है जिनके कारण पारिवारिक से सामाजिक मूल्यों तक का पर विपरीत प्रभाव पड़ता जा रहा है। दूसरी खबर में हम आपको दिखाएंगे वो खबर जो महाकुंभ से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। महाकुंभ में चारों तरफ लगे भीषण जाम के लिए क्या वो बाबूगिरी का सिस्टम जिम्मेदार है जो 45 करोड़ लोगों के हिसाब से इंतजाम नहीं कर पाया, या वीआईपी कल्चर जिसको लेकर आज सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जमकर खरी खरी सुनाई है। और तीसरी खबर हम आपके पास ले चलेंगे आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है जो दिल्ली में तो साफ हो गई है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या करेगी ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या पंजाब में भी सरकार पर खतरे की तलवार लटकी हुई है, जिससे बचने के लिए केजरीवाल ने आज दिल्ली में पंजाब के विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। और चौथी खबर पेरिस से आई है जहां एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैक्ट को डिकोड किया कि कैसे एआई दुनिया के लिए एक नया मानवता का कोड है। इससे भारत को क्या फायदा है ये हम आज विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन एआई की दुनिया से पहले आपको सोशल मीडिया की दुनिया में लिए चलते हैं जहां खुद को इन्फ्लुएंसर्स कहने वाले एंटी सोशल काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनसोशल काम चल रहा है, चाहे वो रणवीर इलाहाबादिया हो या फिर समय रैना या फिर एलविश यादव। सबकी करतूतें घर परिवार से लेकर प्रशासन तक को परेशान और शर्मसार करने वाली है। उनके खिलाफ कैसे अब कार्रवाई करने की बात हो रही है, कैसे इन इन्फ्लुएंसर्स को लगाम में रखने की बात हो रही है, क्योंकि ये आज़ादी का मतलब बेलगाम हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये बोल्ड होने का मतलब बेहुदा होना नहीं होता है। कैसे लोगों में इनको लेकर नाराजगी है, कैसे कानून का शिकंजा इन पे कस रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये सोशल मीडिया पर चमकने और चहकने वाले वो चेहरे हैं जिनके बोल बिगड़े हुए हैं, जो अपनी बदतमीजियों को ही संस्कार बना चुके हैं। और इसीलिए हम कहते हैं सोशल मीडिया देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। साथ साथ यूट्यूब चैनल चलाने वाले यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया ने अपने माता पिता के निजी संबंधों पर जैसी अश्लील टिप्पणी की थी, इस पर उसने माफी तो मांग ली, लेकिन समाज के गुस्से को देखते हुए लगता है कि ये माफी काफी नहीं। वो सेंस ऑफ ओनरशिप उसको नहीं दिखती अपनी गलती की, वो हम्बलनेस नहीं दिखती, उसमें एरोगेंस था। अभी भी वो आज भी ऐसे ही कह रहा था कि मैंने करा तो क्या हुआ। सोशल मीडिया देख रहा है कि उसके मुंडे और मुंडियां बिगड़े हुए हैं। जिस इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया अपने माता पिता के बारे में अश्लील टिप्पणी कर रहा था और खुद ही उस पर बेशर्म तरीके से हंस भी रहा था, उस कार्यक्रम में इंडियाज गॉट लेटेंट चलाने वाला समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा और जसप्रीत सिंह भी मौजूद थे। इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा, जसप्रीत सिंह और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। मुंबई से लेकर दिल्ली और असम में इन सभी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस की टीम तो खार स्टूडियो भी पहुंच गई जहां इस शो की शूटिंग हुई थी। मुंबई पुलिस इलाहाबादिया के घर भी पहुंची। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो इस मामले को आईटी और कम्युनिकेशन से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के सामने ले जाएंगे, जबकि मंगलवार को ये मुद्दा संसद में भी उठा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त
कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रखता हूं। वो अश्लील बयान जिस पर समाज शर्मिंदा है वो तो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया गया, लेकिन जहन में जो बात घर कर गई उसको कौन मिटा सकता है? आप पहले इन लोगों के बारे में जान लीजिए कि ये जनाब हैं कौन। इनमें से अपूर्वा मखीजा ने भी रणवीर इलाहाबादिया की तरह ही अपनी शादी को लेकर बेहद अश्लील टिप्पणी की थी। एक ऐसी डिजिटल क्रिएटर हैं जो खुद को कलेशी औरत और रिबल किड कहती हैं। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने वाली अपूर्वा के यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक लाखों लाख फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। कोरोना के दौरान इंस्टाग्राम पर रील बनाकर ये काफी फेमस हुई थी। वहीं आशीष चंचलानी ने एक्टिंग के लिए बीटेक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। 2014 में इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और आज इनकी कमाई करोड़ों में आकी जाती है। वहीं समय रैना 2019 में कॉमिक्सतान जीतकर काफी मशहूर हुए थे। तब से ही ये स्टैंड अप शो कर रहे हैं और कोविड में वो और पॉपुलर हो गए थे। उनके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स 74 लाख से भी ज्यादा हैं। रैना की कमाई 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। और अब बात रणवीर इलाहाबादिया की, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक में बीटेक करने के बाद अपना फिटनेस ऐप खोला था, फिर अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जो आज 7 से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन फिटनेस सिखाकर करोड़ों कमाने वाले रणवीर इलाहाबादिया भूल गए थे कि मेंटल फिटनेस भी कोई चीज होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग इनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। अपने तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. हालांकि इलाहाबादिया ने सॉरी बोल दिया, लेकिन एक दूसरी सोशल इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद ने तो बचाव भी किया है। उसने इंस्टाग्राम पर लिखा, आपको कुछ लोग पसंद नहीं है, आपको उनकी कही या की गई बातें पसंद नहीं है, लेकिन आप उनसे इसके लिए जेल जाने की मांग कर रहे हैं। क्या आप सीरियस हैं? मुझे नहीं पता, समय दोस्त है, मैं उसका सपोर्ट करती हूँ, लेकिन पैनल के बाकी लोगों ने जो कहा वो अपमानजनक था। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसके लिए जेल जाने के लायक है। उसी तरह बिग बॉस 17 में नजर आ चुकी आयशा खान ने इंस्टाग्राम पर कार्रवाई पर व्यंग किया है। हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, खराब सड़कें, भारी ट्रैफिक जाम, एयर पोल्यूशन, सुरक्षा, डार्क कॉमेडी और डार्क कॉमेडी प्लेटफॉर्म, समाधान, सबसे सीरियस टॉपिक पर कार्रवाई की जाए, वरना कहीं विकास न रुक जाए। बशर्ते देश में इससे बड़ी समस्याओं के लिए भी ऐसा ही आक्रोश हो। मानवाधिकार आयोग से लेकर महिला आयोग तक एक्शन में है। एनएचआरसी ने सरकार को शिकायती चिट्ठी लिखी तो विवादित बयान को यूट्यूब से हटा दिया गया। जो भाषा वहाँ पे यूज की गई है वो बहुत खराब भाषा है। इस भाषा का इस तरीके से ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए। इस विषय में कमीशन बहुत गंभीर है और हमने आईटी मिनिस्टर को कल ही लिखा है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, इस प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नियमावली और अच्छे तरीके से होनी चाहिए और ऐसे नियमावली के माध्यम से ही उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमने इस मामले में यूट्यूब को नोटिस किया है, उनको बोला है कि सारा जो आपत्तिजनक कंटेंट है उसको रिमूव करें और ये जो लोग हैं जो ये बदमाशी कर रहे हैं इनकी संबंधित पुलिस स्टेशंस में सूचना दें, जिससे कि ये विकृति को रोका जा सके। और मेरा यही कहना है कि समाज में सभी लोगों को ऐसे घृणित लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, जिससे कि हमारी सभ्यता में इस प्रकार की विद्रूपता, हमारी क्या दुनिया की किसी भी सभ्यता में इस प्रकार की विद्रूपता की कोई जगह नहीं है। बात व्यंग्य, समर्थन या सॉरी की नहीं, उस सोच की है जिसमें सभ्यता के मूल्य जुबान पर चढ़े अश्लील शब्दों की धार में बहा दिए जाते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। इंडियाज गॉट लेटेंट में जो ये कुछ रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा ने किया, दरअसल वो एक विदेशी शो का एज इट इज नकल थी। उस शो में भी यही लाइन बोली गई, उसी लाइन के आधार पर एक को आप कह सकते हैं ट्रोल करने की कोशिश की गई, एक कंटेस्टेंट को। वही चीज़ हिंदी में इस शो में की गई। इसीलिए ये इल्ज़ाम और ज़्यादा सख्त हो जाता है कि जब आपको स्क्रिप्टेड पूरा आइटम मिला था, तब आप ऐसी ओछी, वाहियात और घिनौनी बात माँ बाप के बारे में कैसे बोल सकते हैं। आपने जो रिपोर्ट देखी उसके बाद सोशल मीडिया के अनसोशल बर्ताव की भी अब बात होने लगी है। कई गंभीर सवाल
अब इन इन्फ्लुएंसर्स के बिहेवियर पर उठ रहे हैं कि आखिरकार इन लोगों को क्या हद इनकी होनी चाहिए, कहाँ तक ये अपने दायरे को सीमित कर सकते हैं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेंसरशिप की बातें हो रही हैं, तो कुछ सवाल यहाँ खड़े होते हैं। पहला सवाल ये है कि सोशल मीडिया के नाम पर इस अनसोशल मीडिया का आखिर इलाज है क्या। दूसरा सवाल जो खड़ा होता है कि पारिवारिक मूल्यों पर भद्दा प्रहार क्यों किया जाता है और इनको ऐसा करने की हिम्मत दरअसल मिलती कहां से है। और तीसरा सवाल कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गए। चौथा सवाल है कि सोशल मीडिया पर कानूनी लगाम कब तक लगेगी, यानी इन पर नियंत्रण के लिए कोई कानूनी शिकंजा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और अगर फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, अगर न्यूज़ चैनल्स के लिए एक आईटी एक्ट है, अखबारों के लिए है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए है, तो सोशल मीडिया पर इन कथित इन्फ्लुएंसर्स को कब तक समाज को बिगाड़ने का ठेका दिया जाएगा। इन पर सेंसरशिप क्यों लागू नहीं होनी चाहिए, इनके खराब कंटेंट पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए। और सवाल तो ये भी खड़ा होता है इन तमाम लोगों के साथ कि आखिरकार इन पर कानूनी शिकंजा कसने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। वैसे सवाल सिर्फ खराब कंटेंट का ही नहीं है, सवाल खराब आचरण का भी है, सवाल कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का भी है। आपको याद होगा एक और बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं एल्विश यादव, जो कुछ समय पहले ड्रग्स पार्टी में सांपों के जहर के लिए पकड़े गए थे, जेल तक गए थे। उनका एक वीडियो आजकल फिर वायरल हो गया है, जिसमें वो जयपुर में पुलिस एस्कॉर्ट में चल रहे हैं और हूटर वाली गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे आगे चल रही है। ऐसा लगता है कि जैसे उनको सुरक्षा कवच दिया हुआ है सड़क पर चलने के लिए। जयपुर पुलिस का हालांकि कहना है कि उसने कोई भी एस्कॉर्ट एल्विश यादव को नहीं दी थी और इसीलिए वो एल्विश के इस कदम पर कार्रवाई करेगी। गाइस दिस इज राजस्थान फॉर यू। इनकी शुरुआत भी बढ़िया होती है हमारी। अभी हम चल दिए सांबर लेक। ये कौन सी जगह है इस टाइम हम जहाँ पे? ट्रांसपोर्ट नगर। मैं कह रहा हूँ जो ये वाली गाड़ी है कि कौन से इलाके तक साथ तो थाने वाइज थाने चेंज होगी, फिर वो आएगी परमानेंट वाली, वो आएगी लाइन से 22 टोल के बाद फिर जिप्सी चेंज। अभी हम चल दिए सांबर लेक। आगे पुलिस की सायरन बजाती गाड़ी और पीछे गाड़ी में मस्ती करते सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव। बट क्या पता। ये वीडियो जयपुर का है, जिसमें उनकी गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है। जिस तरह से पुलिस की जीप सायरन बजाती चल रही है, उससे यही लग रहा है कि पुलिस की गाड़ी एल्विश की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही है। मैं जब भी राजस्थान आता हूँ लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत सारे लोग मेरे को मिले। ये अपनी कहाँ तक किए हैं इस वाले डिस्ट्रिक्ट, कब तक के लिए अपने, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए सी? ये भाई अब ठेठ जयपुर के लिए, ये अपने लाइन से आई गाड़ी। एल्विश और उनके दोस्त खुद भी यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी उन्हें सुरक्षा दे रही है। ये जयपुर तक चलेगी भाई अपने साथ, पूरे टाइम रहेगी। अभी जहाँ बन जाएंगे ना। और पुलिस की गाड़ी की वजह से रास्ता भी खाली हो जा रहा है। जयपुर में एंट्री लेने वाले हैं। एल्विश के साथ जो युवक नजर आ रहा है वो राजस्थान कांग्रेस के एक बड़े नेता का बेटा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस बात से साफ इनकार कर रही है कि उनकी ओर से एल्विश को कोई एस्कॉर्ट नहीं दी गई है। 10-15 जिप्सी चेंज होंगी क्या? चलो भाई 10-15 थाने चेंज। ऐसा कोई एस्कॉर्ट किसी को प्रदान नहीं किया गया है। ये कोई पुराना कोई वीडियो होगा। अभी रिसेंट पास्ट में ऐसा कोई सुरक्षा या एस्कॉर्ट या कोई प्रोटोकॉल उनको किया नहीं। अगर कोई किसी को एडिट करके कोई वीडियो ऐसा प्रोपोगेट कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेंगे, जो भी उसको प्रोपोगेटर है उसके खिलाफ। ये भाई यहाँ जोड़ सा थाना लगता वहाँ से है ये तस्वीर जयपुर की 8 फरवरी की है। ये सही है। ये जल्दी निकाल देती है भाई ट्रैफिक पहले। अब सवाल ये है कि जब पुलिस सुरक्षा और एस्कॉर्ट देने से इनकार कर रही है, तो फिर जयपुर की सड़कों पर एल्विश की गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी सड़कों पर किसके कहने पर दौड़ती रही। अब पुलिस कह रही है कि उसकी छवि खराब करने की कोशिश हुई है, इसलिए वो एल्विश यादव पर कार्रवाई करेगी। पुलिस इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाली है। एल्विश पहले भी विवादों में रह चुके हैं। कुछ समय पहले रजत दलाल से एक पॉडकास्ट में वो अभिनेत्री चुम दरांग का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा करणवीर को पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसे पसंद आती है भाई, इतना टेस्ट किसका खराब होता है, और चुम के नाम में ही अश्लीलता है।
नाम चुम और काम गंगूबाई काठियावाड़ी। बहुत तगड़ा गाना है भाई, नहाता है ना। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग एल्विश पर भड़क उठे। थाने वाली लाएगी अपने को, कल आएगी सफेद वाली भाई लाइन। वैसे एल्विश से कुछ समय पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पूछताछ की थी। उसके अलावा रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई का आरोप लगा, जिसमें भी वो जेल गए। बात सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव की नहीं है, बल्कि तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर छल में जुटे हैं। यूट्यूबर अस्मिता पटेल कैपिटल मार्केट की शी वुल्फ नाम से मशहूर हैं। वो 30 लाख से 3 करोड़ कमाने का सपना दिखाती हैं। शेयर मार्केटिंग सिखाने के लिए 7 लाख रुपए तक की फीस वसूली थी। सेबी ने एक्शन लिया, पैसे जब्त किए, पाबंदी लगाई। इससे निवेशकों से कमाए 53 करोड़ 67 लाख रुपए जब्त हुए। अस्मिता पर अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियली एडवाइजरी चलाने का आरोप भी लगा। वहीं कैरी मिनाटी भी एक यूट्यूबर हैं, जिन पर महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। दिल्ली के वकील ने केस दर्ज कराया था। एक दूसरे यूट्यूबर अरमान मलिक पर 2019 में नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगा था। साथ ही यूट्यूबर से मारपीट का भी आरोप लगा। उसी तरह एक और चर्चित यूट्यूबर मुनव्वर फारूकी हैं, जिन्होंने कोंकणी समुदाय के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। 3 महीने हो गए। हालांकि ऐसे तमाम यूट्यूबर हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए गाली गलौज से लेकर बदतमीजी और अश्लीलता फैलाई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। गुड़गांव तक छोड़ने जा रही राजस्थान पुलिस। थैंक यू राजस्थान गवर्नमेंट। जब आप रणवीर इलाहाबादिया या एल्विश यादव या अपूर्वा मखीजा बन जाते हैं, सोशल मीडिया के उस कथित इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, तो सोशली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि जनता आपको देखती है, बच्चे आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, समाज में जहर पर परोसेंगे, गलत अनाप शनाप बातों को प्रोपोगेट करेंगे, तब तो कानून का कोई ना कोई दायरा आपके आसपास हो नहीं चाहिए। दरअसल बीते दिनों में सोशल मीडिया का साम्राज्य भारत में बहुत बड़ा हुआ है। आज कमोबेश हर हाथ में मोबाइल है। मोबाइल में सोशल मीडिया के साजो सामान है, इसीलिए वहां चलने वाले अश्लील कंटेंट हमारे सामाजिक व्यवस्था पर लगातार प्रहार करते हैं। आज भारत में 85 करोड़ लोगों की इंटरनेट तक पहुंच हो चुकी है। 2024 की शुरुआत तक भारत में 46 करोड़ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, जो भारत की आबादी का करीब 32% है। भारत में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर कंटेंट जो है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखा जाता है। भारत में अगले साल तक इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग इंडस्ट्री के कारोबार बढ़कर 3,375 करोड़ रुपए होने की संभावना है। भारत में 2023 में इन्फ्लुएंसर मार्केट 1,875 करोड़ रुपए था, जो 2024 में 2,344 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है, जो उसके इन्फ्लुएंसर हैं, वो बहुत बड़ा मार्केट है और अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए, कई बार पैसे कमाने के लिए बेतुकी बेहुदी बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर आज की, जिस पर हमारा फोकस है, और वो है महाकुंभ में जो इंतजामात हैं उसको लेकर। कल माघी पूर्णिमा का स्नान होना है और आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक करीब 45 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है। दावा है कि अभी 45 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया गया है। पिछले दिनों महाकुंभ में मची भगदड़ और ट्रैफिक की अव्यवस्था के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ के इंतजाम से जुड़े अफसरों के साथ बीती रात बैठक की थी और जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। ये खबरें भी आई। महाकुंभ का मसला संसद में भी आज उठा। समाजवादी पार्टी ने भीड़ के मैनेजमेंट को लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। रिपोर्ट देखिए। और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की, कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा? कुंभ के बारे में नकारात्मक बातें फैलाने का आरोप किस पर लगाया जा रहा है?
इन बातों का जवाब आगे देंगे, लेकिन पहले देखिए आज की तस्वीरें। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के पवित्र स्नान से पहले पूरा प्रयागराज श्रद्धालुओं का समंदर बन गया। श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ के पार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान जताया था, लेकिन महाकुंभ संपन्न होने से 15 दिन पहले ही 45 करोड़ का कीर्तिमान बन गया। मंगलवार की सुबह 8 बजे ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 करोड़ तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि 3 दिनों के अंदर प्रयागराज में 15 लाख वाहन पहुंचे हैं। फिलहाल हर घंटे करीब 8000 वाहन संगम नगरी पहुंच रहे हैं। जितने भी यात्री प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, कृपया करके पुनः विचार कर लीजिए, आगे जाम लगा हुआ है। जाहिर है भीड़ का मैनेजमेंट प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। आप सड़क पर खड़े ना हो, रास्ते में ना रुके जो भी श्रद्धालु। सोमवार रात सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर महाकुंभ को लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई, जिसमें यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग, नगर विकास के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद मौजूद थे। प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था में लगे सभी सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसर इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े रहे। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और आगरा के डीएम, कमिश्नर और आईजी भी इस मीटिंग में शामिल हुए। खबर है कि इस मीटिंग में महाकुंभ की भगदड़ और जाम पर सीएम योगी ने एडीजी प्रयागराज और एडीजी ट्रैफिक को जमकर फटकार लगाई। सीएम ने एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर से कहा कि महाकुंभ मेले में आप ही सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, फिर इतना ट्रैफिक जाम कैसे लगा। इसी बात पर सीएम ने एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण को भी फटकार लगाई। सीएम ने अफसरों से पूछा कि जब वीकेंड पर दिल्ली से लेकर शिमला और नैनीताल में भीड़ हो जाती है तो आपको अंदेशा नहीं था कि महाकुंभ में भी शनिवार और रविवार को ज्यादा भीड़ होगी। योगी ने कहा कि आपके काम का रवैया तो निलंबित करने जैसा है। सीएम महाकुंभ में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर बहुत नाराज दिखे और वीआईपी कल्चर बंद करने को कहा। वैसे सीएम योगी ने संगम में स्वच्छ धारा के लिए सिंचाई विभाग की तारीफ की। इसके साथ ही 12 फरवरी के स्नान के लिए एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश और यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल को जिम्मेदारी दे दी गई है। दोनों अधिकारी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आज सुबह जो कि ताज़ा आंकड़ा हमको मिला था सुबह 10 बजे तक का, तो आज 80 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली थी। यह आज का आंकड़ा है पवित्र डुबकी का, जबकि कल, क्योंकि कल माघी पूर्णिमा का स्नान है, यह आंकड़ा 3 से 4 करोड़ तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको कुछ बड़े स्नान जो हुए हैं उनके आंकड़े क्या रहे, कितने श्रद्धालु पहुंचे, ये देख लीजिए। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई और उसी दिन हादसा भी हुआ था, आपको याद होगा। उससे पहले मकर संक्रांति के स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई थी। बसंत पंचमी के पवित्र स्नान में 2 करोड़ 57 लाख श्रद्धालु शामिल हुए थे। दावा किया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह यानी कल सुबह तक 45 करोड़ श्रद्धालु बाकायदा महाकुंभ में पहुंचकर स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में कुल मिलाकर अभी, क्योंकि 15 दिन का वक्त और बाकी है महाकुंभ खत्म होने में, तो 55 करोड़ लोगों के स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, इसी खबर से जुड़ी एक और एस्पेक्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले ज्यादातर रास्ते आज भी जाम रहे। संगम स्थल पर पहले से बेहतर आज इंतजाम तो दिखे, लेकिन बाहर से आने वाले श्रद्धालु अलग अलग रूट पर अभी भी कई जगह पर फंसे हुए हैं। खासकर प्राइवेट गाड़ियां की वजह से काफी लंबा जाम लगा हुआ है। कई जगहों से इलाहाबाद के प्रयागराज के आसपास के जो इलाके हैं वहां से खबर आ रही है कि 25 से 35 किलोमीटर तक जाम आज भी लगा रहा। तेरह जनवरी को प्रयागराज के संगम पर महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही महाकुंभ संपन्न हो जाएगा।
माना जा रहा है कि अंतिम दिन महाकुंभ में शामिल होने वाले कुल श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन देश भर से प्रयागराज पहुंच रहे लोगों के सामने जिस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, सवाल उठाया जा रहा है कि क्या महाकुंभ में जितने लोगों के आने की उम्मीद थी उस हिसाब से तैयारी नहीं की गई? क्या भीड़ को मैनेज करने में प्रशासन ने पूरी दक्षता के साथ काम नहीं किया? क्या ट्रैफिक के प्रबंधन में जो व्यवस्था लगी हुई थी वो कामयाब नहीं रही? वैसे प्रशासन की सख्ती के बाद कम से कम प्रयागराज में मंगलवार को भीड़ का मैनेजमेंट पहले से बेहतर दिखा। कई पांटून पुल को जो है अब खोल दिया गया है, जिससे श्रद्धालु अब बेहतर तरीके से उनका आवागमन हो रहा है, जिसको लेकर बार बार विपक्ष से लेकर तमाम लोग सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि क्यों पांटून पुल को बंद कर दिया गया। और यही वजह है कि तमाम पांटून पुल पर श्रद्धालुओं के आने का जो रेला है वो लगातार जारी है। बुधवार के दिन संगम और प्रयागराज में भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने खासी तैयारी कर रखी है। आइए आपको सुनाते हैं प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा। जो हमारा मेला एरिया है वो नो व्हीकल जोन रहेगा, उसके अंदर किसी व्हीकल को अलाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि श्रद्धालुगण की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। और जो शहर है उसमें भी आज शाम से नो व्हीकल हो जाएगा और केवल निर्धारित पार्किंग्स में जो हैं वो लोग जाएंगे। विभिन्न मार्गों से आने वाले लोगों पे जो उस मार्ग की पार्किंग्स हैं वहाँ तक उनको लीड किया जाएगा। वो सब लोगों का स्वागत है कि वो लोग आएँ और इसमें हिस्सा लें। जो कल्पवासी हैं उनके लिए भी अलग से ट्रैफिक योजना तैयार की गई है क्योंकि कल्पवासी अब इस स्नान के बाद वापस जाएंगे, तो उनके लिए भी हमने पूरा प्रचार प्रसार किया है कि किस डायरेक्शन में आने वाले कल्पवासी कौन सी पार्किंग तक अपनी गाड़ी लेके आएंगे। और फिर जब 12 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान समाप्त हो जाता है, जब श्रद्धालुओं का वापसी हो जाती है, तो उसके बाद ही जो हमारे कल्पवासी हैं उनकी गाड़ियां अंदर आएँ और उसके बाद उनकी भी निकासी वहाँ से होगी। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मेरा अनुरोध है उनसे कि वो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दें और इस चीज़ का परहेज़ रखें कि गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं ट्रैफिक के, उसमें जो इनकन्वीनियंस अगर कुछ होती है तो उसको हम त्वरित गति से दूर करने का अपना पूरा प्रयास करते हैं। जहाँ जहाँ भी ऐसी स्थिति कुछ समय पे आई, उसको हमने अपना पुलिस बल को और सुदृढ़ करते हुए, हमारे हेडक्वार्टर से और पुलिस बल प्राप्त करते हुए उन सिचुएशंस को हमने जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया है। परंतु गलत सूचनाएं ना दी जाएं, इसका हम लोगों से अनुरोध भी करते हैं और अगर उसके उपरांत भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। ये तो बात हुई प्रयागराज की, लेकिन आसपास के इलाकों की तस्वीर क्या है? सबसे पहले आपको प्रयागराज से सासाराम को जोड़ने वाली सड़क पर ले चलते हैं। यहाँ नेशनल हाईवे पर करीब 35 किलोमीटर लंबे जाम के चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई। कहा जा रहा है कि प्रयागराज में भारी भीड़ को देखते हुए यूपी पुलिस ने पिछले दिनों बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी। इस आदेश का सीधा असर सासाराम तक देखने को मिला, जो कि बिहार के रोहतास जिले का मुख्यालय है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाम में फंस गए। बहुत घंटे से हम वेट कर रही है, पर बहुत बुरी तरह से फंसी हुई हूँ, पर ठीक है, वेट कर लेंगे हम। कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से अभी तक तो कोई हेल्प नहीं मिला, तो ठीक है, परेशानी तो हो रही होगी काफी। ये तस्वीरें सुल्तानपुर जिले से गुजरने वाले लखनऊ वाराणसी हाईवे की हैं। वाराणसी और अयोध्या दोनों ओर जाने वाले श्रद्धालु यहाँ जाम में फंसे रहे। 3-4 दिन हो गया, बट अभी राम मोदी जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत जाम है। तो हम लोग अभी प्रयागराज से आए हैं, कल प्रयागराज से निकले हम लोग। अभी कल 11 बजे से हम लोग ऐसे ही घूमते रहे, खाना ना कुछ मिल रहा है ना पानी। कितने घंटे से फंसे जाम में? हम लोग 18 घंटा हो गया। दिल्ली से आ रहा हूँ, हम लोग सारे बस में हैं। हमारी 2 बसें आई हैं। प्रयागराज दर्शन किया, 3 दिन लग गए। अब जो है हम लोग अयोध्या से 70 किलोमीटर पहले हम लोग रास्ते में हैं। जाम में कितने देर फंसे रहे? जाम में तो सर 14 घंटा रात में।
माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज जाने के लिए कटनी रेलवे स्टेशन पर इतने लोग पहुंच गए कि यहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ट्रेन आती भी है तो कई बार उसका गेट ही नहीं खुलता। प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं मिल रही, गाड़ी मिल ही नहीं रही, गेट नहीं खोल रहा गाड़ी इनके, भीड़ काफी है। विदिशा से आए हैं, इलाहाबाद जा रहा है। हाँ, कब से यहाँ पर कल के आए हैं। हाँ, ट्रेन नहीं मिल रही, बैठ ही नहीं पा रहा भैया। कितनी ट्रेन निकल गई? हाँ, क्या दो ने कर गई, जगह नहीं मिली। हाँ। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और कहा कि महाकुंभ में आना एक खास अनुभव है। मैंने बताया कि मेरी माँ चाहती थी कुंभ में आए, मेरी बहन है जो लंदन से यहाँ पे आई है कुंभ अटेंड करने के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि ये महाउत्सव हो रहा है। और मैं एक्टर हूँ और मुझे अधिकतर लोगों ने बोला था बहुत भीड़ है, बहुत मुश्किल होने वाला है, बट माँ थी तो उनके साथ आना ज़रूरी था। इतना बेहतर आयोजन किया गया है, जिस तरह से इन्होंने खाने का बंदोबस्त किया। आप किसी अखाड़े में चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको भर पेट खाना मिलेगा, प्यार से मिलेगा। ये नहीं पूछेंगे आप कि कहाँ से आ रहे हैं, कितनी बार खाया। ये सब दुनिया में कहीं अनुभव नहीं होगा। इतने बड़े बड़े योगी हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया में। चाहे दुनिया ने अमेरिका चाहे कहीं पे भी जा रहा हो, वो मार्स में भी जा रहा हो, मगर ये लोगों के बिना तो मार्स में भी कुछ नहीं होने वाला। उधर संसद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ के इंतजामों में सरकार नाकाम रही है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी, जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। तो महाकुंभ में अगर आस्था है तो अव्यवस्था भी है। महाकुंभ में अगर आम हिंदुस्तानी हैं तो वहाँ पर वीवीआईपी भी है, और इसीलिए कहा गया है कि महाकुंभ में जाने के पहले अच्छे से इंतज़ाम हो जाएं, उसके बाद ही आपको अपना डेस्टिनेशन छोड़ना चाहिए, तभी वहाँ की दिशा अपनाएं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। पार्टी दिल्ली में तो सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन पंजाब में अब आपका क्या होगा? पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक टूटने वाले हैं, और ये इसलिए भी दिलचस्प है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे दिल्ली में, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो पंजाब के प्रभारी हैं। हालांकि ये बयान देवेंद्र यादव का नहीं था, प्रताप सिंह बाजवा का था, जो कि पंजाब में नेता हैं। लेकिन कुल मिलाकर क्या कांग्रेस पंजाब के विधायकों को तोड़ने की जुगाड़ में लग गई है? आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस से कहा कि पहले वो दिल्ली में अपने विधायक तो गिन ले। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी हार, पार्टी के दिल्ली में मिली शिकस्त से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी को के पंजाब यूनिट को जानबूझकर चर्चा में लेकर आए हैं? उसको तो जैसे दारा शिकोह को कैद कर लाल किला में किसी टाइम रखा हुआ था, इसको तो कैद कर रखा हुआ है। ये सीएम थोड़ा, विपिन जो इधर है इसका पहले चीफ सेक्रेटरी होता था केजरीवाल, राज तो वो कर रहा है। ये तो बिल्कुल मखौटा है। इसके पांव इसके हाथ बांधे हुए हैं,
और दारा शिकोह की पोजीशन में लाल किले में ये इसको कैद कर रखा हुआ मान को, ये तो एक टोटल मुखौटा है। भगवंत मान को मुखौटा बता रहे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा दिल्ली से पंजाब तक ये कहकर पहले ही हलचल मचा चुके हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के 30 से अधिक विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। लेकिन दिल्ली आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जब यही सवाल किया गया तो उन्होंने उल्टे प्रताप सिंह बाजवा से पूछ लिया, आपके पास दिल्ली में कितने विधायक हैं? प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं, तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट में असंतोष की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कपूरथला हाउस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की। सुबह 12 बजे से शुरू हुई बैठक 12:30 बजे खत्म हो गई। मीटिंग में केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में सब कुछ ठीक है और आम आदमी पार्टी वहां अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में पार्टी के अंदर कोई टकराव नहीं है। बैठक में विधायकों को धन्यवाद किया गया। कहा गया पंजाब में सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाना है, पंजाब में संगठन को मजबूत करना है, दिल्ली मॉडल को पंजाब में लागू करना है और दिल्ली में हुई हार से सबक लेना है। बैठक में भगवंत मान बाहर आए तो बोले, हार जीत तो चलती ही रहती है। आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के बारे में जो लोग बयान दे रहे हैं उनमें पंजाब कांग्रेस के नेताओं के अलावा वो लोग भी शामिल हैं जो कभी अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ महीने पहले अपने गुंडे विभव कुमार को चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करवा दिया है। ये कई महीनों से ये गुंडा पंजाब में आखिर कर क्या रहा है? ये जो पंजाब से पैसा लूटा जा रहा है, क्या अब ये दिल्ली आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली में हारे हैं तब से शायद उन्होंने पंजाब की तरफ रुख करने की प्लानिंग करी है, अपनी जो राजनीति है उसको जिंदा रखने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अर्जेंटली एक पंजाब के सारे एमएलएज की मीटिंग भी बुलाई है, क्योंकि पंजाब के एमएलएज में इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं पंजाब तो नहीं आ रहे, काफ़ी गुस्सा भी है, काफ़ी नाराज़गी भी है और काफ़ी अनरेस्ट भी है। तो ये जो मीटिंग हो रही है इसमें मैं बस अरविंद केजरीवाल जी से यही पूछना चाहती हूँ कि वो जो पंजाब ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया, पंजाब ने उनको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, आज तक पंजाब के लिए उन्होंने करा क्या है? पंजाब में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को शानदार जीत मिली थी। 117 सदस्यों वाले विधानसभा में 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने सत्ता हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी के पास राज्य में 18 विधायक हैं। और ये बात करते हैं पेरिस में हो रही एआई समिट की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर इस सह अध्यक्षता की इस बैठक की। एआई को एक बहुत ही अलग चेहरे के तौर पर दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में की है। प्रधानमंत्री ने इस सदी के लिए एआई को मानवता का कोड बताया। इससे आगे प्रधानमंत्री ने दुनिया के 90 देशों को एआई पर जो मंत्र दिया उसका सार यही है कि एआई में कोई फियर फैक्टर नहीं है और एआई बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करेगा। आखिर क्या है पीएम मोदी का एआई खजाना? इसको जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और सम्मान में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं था। जो था वो सब जोश और जज्बे से भरा हुआ। भारत और फ्रांस के रिश्तों की मिठास में लिपटा हुआ
और उससे आगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में सह अध्यक्षता की तो एआई के भविष्य पर अपना रोड मैप भी सामने रखा। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के विकास के लिए जो रोड मैप रखा उसमें एक बात यह है कि एआई मानवता का नया कोड है। एआई से दुनिया की राजनीति को नई शक्ल मिलेगी। एआई से दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को नया रूप मिलेगा। एआई से 21वीं सदी में विकास को नया रंग मिलेगा और एआई डर का नहीं बल्कि रोजगार का सृजन करेगा। Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. इस वक्त एआई की दुनिया में अपना पांव अंगद की तरह जमाने के लिए अमेरिका और चीन कोई हिकमत छोड़ नहीं रहे हैं। पेरिस के एआई सम्मेलन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पहुंचे तो चीन के उप प्रधानमंत्री जांग बुकिंग भी। लेकिन इन दोनों देशों के बीच भारत की अहमियत एआई के लिए कितनी ज्यादा है, इसको आप इस बात से समझिए कि इन सब के बीच भारत अगले 2 सालों में यानी 2027 तक 5.1 अरब डॉलर यानी 44,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगले 2 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई और एनालिटिक्स में नौकरियों के 1 लाख से भी अधिक मौके बनेंगे। और ये सब कैसे हो सकता है, इसको आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से समझिए। We must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data sets free from biases. We must democratize technology and create people-centric application. एआई की दुनिया भले ही नई उम्मीदों की तरफ दिखा रही है, लेकिन इसमें कुछ खतरे भी हैं। डीप फेक से दुनिया किस कदर त्रस्त है, प्रधानमंत्री मोदी ने उस दुखती रग पर भी उंगली रख दी ताकि लोग संभलने का रास्ता निकालें। We must address concerns related to cyber security, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local ecosystems for it to be effective and useful. पेरिस एआई समिट से इतना तो साफ है कि भारत की भूमिका काफी अहम होने जा रही है और भारत कैसे इसके लिए काफी संजीदा है, इसको आप प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी से समझ सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बहुत ही अहम यात्रा पर है प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में। अभी उनको एक दिन और बिताना है, करीब आधा दिन वो और रहेंगे। क्या वहाँ पे कार्यक्रम होंगे, फिर वो वहाँ से अमेरिका जाएंगे जहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है। वहाँ पर क्या तैयारियां हैं, ये सब एनडीटीवी की आंखों देखिए आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में विश्व युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों को मजारग्यूज युद्ध समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। वहीं वो पेरिस से बाहर मार्सेई शहर में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर साइट पर भी जाएंगे और इसके बाद वो उड़ान भरेंगे अमेरिका के लिए, जहां पर वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बेहद अहम मुलाकात होनी है। पीएम मोदी की यात्रा से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं मेरे साथी विकास भदौरिया। देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के अमेरिका दौरे पर आ रहे हैं। वे 12 फरवरी को शाम को अमेरिका पहुंचेंगे और इस दौरान उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। पिछले 11 साल में उनकी अमेरिका की ये 10वीं यात्रा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वीं बार मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के जो रिश्ते हैं वो दोनों ही नेता एक दूसरे को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। भारत ने अपने दरवाजे दुनिया भर के देशों के लिए खोले हैं, बड़ी कंपनियों के लिए खोले हैं। ऐसे में टेस्ला की नज़र भी इस मुलाकात पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री की मुलाकात पर बनी हुई है। लेकिन ये मुलाकात दुनिया भर में मच रही उथल पुथल और ट्रेड वॉर के चलते बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन पर ट्रेड वॉर के तहत तमाम टैक्सों की घोषणा की गई थी, लेकिन भारत इससे अछूता है। लेकिन इस बीच प्रवासियों के मुद्दे को भी भारत निश्चित रूप से इस मुलाकात में ज़रूर उठाएगा। रक्षा क्षेत्र में नए समझौते हो सकते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण से जुड़ा हुआ, व्यापार से जुड़े हुए कई समझौते, और ये कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच एक नई समझ के साथ आगे बढ़ने का रोड मैप यहाँ से तैयार हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की इस बेहद अहम अमेरिका यात्रा पर हमारी नजर बनी रहेगी। विकास से रिपोर्ट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।